हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, आज है 10 जनवरी और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 10 जनवरी 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यू और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी कि नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, नेशनल जो बर्ड डे है या राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जनवरी, यानी कि 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देश में प्रतिवर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का जो उद्देश्य है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पक्षियों के प्रति नैतिक व्यवहार की याद दिलाना है इसका मुख्य उद्देश्य। वर्ष 2002 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 5 जनवरी 2002 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है पहली बार मनाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस दिन की शुरुआत जो है एवियन वेलफेयर गठबंधन की पहल से हुई थी। तो इस दिन की शुरुआत जो है 2002 में किसने की थी? एवियन वेलफेयर गठबंधन की पहल से इसकी शुरुआत हुई थी। बात हो रही दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस की, तो आइए जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आपको तो पता ही होगा भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है? मोर है। और इस मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाओ क्रिस्टेटस। पाओ क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। इसे 1963 में इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिकी महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो दोस्तों मोर को जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया आपको याद रखना है, 1963 में मोर को जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। यह एक सर्वाहारी पक्षी है। यह अनाज, कीड़े मकोड़े और छोटे सांपों को भी खाता है। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर्स ऐसे पूछ लेता है कि बताओ भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, किस वर्ष घोषित किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी। 8 जनवरी को जो है पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है, या फिर अर्थ अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। ठीक, 8 जनवरी को, ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं अर्थ रोटेशन डे 2026 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पृथ्वी घूर्णन दिवस हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया। 8 जनवरी 1851 को फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फूको ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। तो दोस्तों क्या हुआ था? 8 जनवरी 1851 को जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं लियोन फूको, इन्होंने यह सिद्ध किया था कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने पेरिस के पंथियम में एक विशाल पेंडुलम, जिसे फूको पेंडुलम कहा जाता है, का उपयोग करके यह प्रदर्शन किया था। बात करें तो दोस्तों वर्ष 2026 में इस ऐतिहासिक प्रयोग की 175वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? सिद्धार्थ मैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों ये सिद्धार्थ मैया जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक के जो ये सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक, ये हैं दोस्तों सिद्धार्थ मैया। ये इनकी आप फोटो देख सकते हैं, यही है
कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान। तो आइए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्नाटक इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने एस निजलिंगप्पा जो 1956 से 1968 के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? एस निजलिंगप्पा का रिकॉर्ड जो है तोड़ा है। सिद्धारमैया का पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल जो था वो 2013 से 2018 तक रहा। फिर उनका जो दूसरी बार हुआ 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। वह भी देवराज उर्स के बाद अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्नाटक के दूसरे मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक। तो ये दोस्तों 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और इनका जो दूसरी बार ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो आपको याद रखना 2023 में ये बने थे। और इससे पहले 2023 से 18 तक भी ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय का जो नया मुख्य न्यायाधीश है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक जो है वह सिक्किम के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर की गई है। इससे पहले वह केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, ठीक। तो इससे पहले दोस्तों ये केरल के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक। अब यह सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं नए, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात हो रही दोस्तों सिक्किम की, तो सिक्किम के बारे में मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। सिक्किम भारत का सबसे छोटा लेकिन जैव विविधता से भरपूर राज्य है जो हिमालय की गोद में स्थित है। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो ये सिक्किम की राजधानी क्या है आपको याद रखना है, गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य बना था। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं ओम प्रकाश माथुर। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की तो वो हैं प्रेम सिंह तमांग जो हैं यहाँ के सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बात करें दोस्तों सिक्किम किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो आपको याद रखना है चीन, तिब्बत, भूटान और नेपाल, ठीक। 3 देश जो हैं इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। बात करें चीन का जो राज्य पशु क्या है, तो आपको याद रखना है रेड पांडा जो है सिक्किम का राज्य पशु है, ठीक। सिक्किम का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 7096 वर्ग किलोमीटर सिक्किम का कुल क्षेत्रफल है, ठीक। तो ये थे सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट कर लेना है या तो फिर आपको ये याद कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? नागौरी अश्वगंधा किस राज्य से संबंधित है जिसे केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। का यह अश्वगंधा है जिसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागौरी अश्वगंधा को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है। इसकी जो खेती है मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर जिले में होती है। कहाँ होती है इसकी खेती? आपको याद रखना है नागौर जिले में इसकी खेती होती है। नागौर की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी इसी की खेती के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों जो नागौर की जो शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी है यहाँ इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अश्वगंधा की जो जड़ें लंबी, मोटी और औषधीय गुणों से भरपूर हैं। बात करें अश्वगंधा के अन्य कौन कौन से नाम है, तो आपको याद रखना है भारतीय जिनसेंग जो है अश्वगंधा को कहा जाता है या भारतीय शीतकालीन चेरी भी बोला जाता है।
अश्वगंधा को। ठीक, बात हो रही दोस्तों जीआई टैग की, तो आइए जीआई टैग के बारे में आपको बता देता हूँ। जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोलते हैं, या इसको हिंदी में भौगोलिक संकेत, एक प्रकार का प्रमाणन चिन्ह है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल होता है और जिसमें उस स्थान की विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा समाहित होती है। ठीक, तो ये होगा जीआई टैग क्या होता है। तो बात करें दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो है जीआई टैग किसे मिला था, आपको याद रखना है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग मिला था भारत में। ठीक, और यह कब दिया गया था, 2004-5 में दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICDEM 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों अभी इसका ICDEM 2026 का आयोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं दोस्तों यह सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं आई ICDEM 2026 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यह सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा या इसकी तिथि क्या है, तो आपको याद रखना है 21 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 तक। ये कहाँ पर या किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा यह आयोजित किया जाएगा, तो यह सम्मेलन जो है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में या देख रेख में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट यानी कि IIDEM द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बात करें दोस्तों इस सम्मेलन का विषय या थीम क्या है 2026 की, तो आपको याद रखना है समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीला और सतत दुनिया के लिए लोकतंत्र। ठीक, तो ये दोस्तों इस सम्मेलन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण कब से प्रारंभ होगा। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर आएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक, इसका पहला चरण आरंभ किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जनगणना 2027 का पहला फेज या पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा। जनगणना 2027 के पहले चरण में क्या किया जाएगा, मकान सूचीकरण और आवास की गणना की जाएगी। ठीक, ये आपको पॉइंट याद रखना है। पहले चरण में क्या किया जाएगा, मकान सूचीकरण और आवास की गणना की जाएगी। और यह कब से कब तक किया जाएगा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच में। इसमें दोस्तों क्या होगा, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। ठीक, इस बार होने वाली जनगणना यानी जनगणना 2027 है और यह भारत की 16वीं जनगणना है। कौन सी, आपको ये भी याद रखना है, यह 16वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद की यह 8वीं जनगणना है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, देश में पहली जो जनगणना कब हुई थी, आपको याद रखना है 1872, और इससे पहले कब हुई थी, तो आपको याद रखना है पिछली 2011 में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस प्रश्न से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में HSBC जो प्राइवेट बैंक है, इसने अपना CEO जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इडा लियो। इडा लियो को जो है अपना CEO नियुक्त किया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। HSBC प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में इडा लियो को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। HSBC में आने से पहले वे सिटी प्राइवेट बैंक की ग्लोबल हेड थी। ठीक, तो ये जो HSBC प्राइवेट बैंक में आने से पहले दोस्तों ये सिटी प्राइवेट बैंक की ग्लोबल हेड थी। ठीक, ये बात आपको याद रखना है।
उन्होंने गैब्रियल कास्तेलो का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? गैब्रियल कास्तेलो का स्थान लिया है, जो दिसंबर 2024 से इस पद पर अंतरिम सीईओ के रूप में, यहाँ पे दोस्तों अंतरिम हो जाएगा, अंतरिक्ष लिख गया है, अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है इस प्रश्न से संबंधित। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद यानी कि CLE के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश कुमार जुनेजा। रमेश कुमार जुनेजा जी जो है चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ये इनकी फोटो है, ये आप देख लीजिए। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रमेश कुमार जुनेजा ने 6 जनवरी 2026 को चेन्नई में आयोजित काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स यानी कि CLE की समिति प्रशासन की 184वीं बैठक में यह पद मिला। कहाँ दोस्तों मिला है? तो जो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स की जो समिति प्रशासन की 184वीं बैठक में इनको यह पद मिला है दोस्तों। रमेश कुमार जुनेजा जो है JC ग्रुप के संस्थापक हैं। कौन है ये दोस्तों? JC ग्रुप के ये संस्थापक भी हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उन्होंने RK जालान का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? RK जालान का स्थान लिया है, जिनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। वे अप्रैल 2024 में CLE के वाइस चेयरमैन बने थे। तो दोस्तों ये जो है इससे पहले जो है अप्रैल 2024 में जो रमेश कुमार जुनेजा जी हैं ये काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के वाइस चेयरमैन भी बने थे। ठीक, काउंसिल फॉर जो ये जो CLE है ये क्या है आपको मैं ये बता देता हूँ। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक निर्वात संवर्धन परिषद है। ठीक, तो ये तो दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यह हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जिनसन जॉनसन जो है एक एथलीट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक एथलीट है और यह रनर है। ठीक, आपको ये भी याद रखना है, यह एक रनर है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिनसन जॉनसन जिन्होंने हाल ही में 34 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया है, केरल से हैं। कहाँ से हैं दोस्तों? आपको याद रखना है, केरल से हैं और यह भारत के लिए खेलते हैं, भारत के लिए खेलते हैं। ठीक, और इन्होंने जो संन्यास है, इस संन्यास की घोषणा सोशल मीडिया के द्वारा की। ठीक, ये भी बात आपको याद रखनी है। वह मध्यम दूरी की दौड़ यानी कि 800 मीटर और 1500 मीटर स्पर्धाओं से संबंधित हैं। ठीक, उन्होंने 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक और 800 मीटर में रजत पदक जीता था। ठीक, कब जीता था? 2018 में एशियाई खेलों में। ठीक, वे वर्तमान में 1500 मीटर दौड़ में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। ठीक, तो यह दोस्तों भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं 1500 मीटर दौड़ में। और उन्होंने 2018 में 800 मीटर में जो दिग्गज श्री राम सिंह का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इन्होंने दोस्तों 2008 में राष्ट्रीय जो नेशनल खेल थे गुवाहाटी में 2018 में इन्होंने दिग्गज जो श्री राम है इनका 42 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा था। ठीक, तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।